हेलो गाइस। तो देखिए आज की हमारी क्लास एमपी स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास है, जिसमें हम आपके लिए एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी और पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने अपने स्टैटिक एमपी स्टैटिक के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो चलिए, तो ये देखिए हमारे एमपी स्टैटिक का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हमारे ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह या अर्जुन सिंह। तो देखिए इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। इनका कार्यकाल क्या था, कब से कब तक रहे थे? तो इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। 31 दिसंबर 1956 तक ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म कब हुआ था? रविशंकर शुक्ल पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म हुआ था 2 अगस्त 1877 सागर में हुआ था। 2 अगस्त 1877 को सागर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 31 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आप लोग याद रखना, 31 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और 31 दिसंबर 1956 को ही इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी पंडित रविशंकर शुक्ल की। ठीक है, और ये कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस पार्टी से, आप लोग ये याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे तो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग याद रखना कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। इनका जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर में हुआ था और 31 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। कैलाश जोशी की बारे में बात करें तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैलाश जोशी मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेस मंत्री थे ये हमारे कैलाश जोशी, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था? तो 1977 से 1978 तक इनका कार्यकाल था मुख्यमंत्री का। 1977 से 1978। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, कैलाश जोशी पहले गैर कांग्रेस मंत्री थे और इनका कार्यकाल 1977 से 1978 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें दिग्विजय सिंह की तो दिग्विजय सिंह हमारे 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह। ये आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 2 बार रहे हैं। इनका कार्यकाल 1993 से 2003 तक है। ठीक है, आप लोग याद रखना, दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 1993 से 2003 तक। ठीक है, दिग्विजय सिंह का आप लोग ये याद रखना। और ये हमारे 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के। ठीक है, 1993 से 2003 तक। अर्जुन सिंह की बात करें, अर्जुन सिंह हमारे मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 दिन के लिए हमारे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ही रहे हैं। तो आप लोग याद रखना, 1 दिन के मुख्यमंत्री हमारे अर्जुन सिंह हैं। 1 दिन के मुख्यमंत्री हमारे अर्जुन सिंह रहे हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना, गलत नहीं करना फ्रेंड्स। ठीक है, 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री हमारे अर्जुन सिंह रहे हैं। सबसे पहले ये 1980 से 1985 तक मुख्यमंत्री रहे थे। आप लोग याद रखना, अर्जुन सिंह 1980 से 1985 तक सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार ये 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक। और तीसरी बार 1988 से 1989 तक ये मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो दूसरी बार
दूसरी बार ये बने थे 1985 में, 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक, और तीसरी बार ये बने थे 1988 से 1989 तक। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, 1988 से 1989 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन सिंह। ठीक है, तो मैं एक बार सारे फैक्ट रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। ये सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में के पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना। तो पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के। इनका जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, 1877 को इनका जन्म हुआ था सागर में। इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। ठीक है, इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गई थी पंडित रविशंकर शुक्ल की। कैलाश जोशी की बात करें तो हमारे गैर कांग्रेस मंत्री थे, 1977 से 1978 तक हमारे मुख्यमंत्री रहे। दिग्विजय सिंह हमारे 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1993 से 2003 तक। ठीक है, आप लोग याद रखना। और दिग्विजय सिंह हमारे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले 1980 से 1985 तक रहे हैं, दूसरी बार एक दिन के लिए रहे थे 1985 में, 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक, तीसरी बार 1988 और 1989 तक ये हमारे मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन रहा था मध्य प्रदेश का, तो वो हमारे अर्जुन सिंह थे। ये आप लोग बिल्कुल भूलना नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। हमारे ऑप्शन है नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी मध्य भारत के पठार उत्तर पश्चिम दिशा में फैली हुई है। उत्तर पश्चिम दिशा में फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आप लोग याद रखना, प्रदेश के मध्य पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी का फैलाव कहाँ तक है, तो इस मिट्टी का फैलाव मंदसौर, नीमच, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, इन जिलों में इसका फैलाव है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, जलोढ़ मिट्टी का फैलाव मंदसौर, नीमच, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना जिलों में इसका फैलाव है। इस मिट्टी में कटाव हो रहा है, ये आप लोग याद रखना, जलोढ़ मिट्टी में कटाव हो रहा है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, इसलिए मध्य भारत के पठार में भूमि कटाव की समस्या है। ठीक है, इसीलिए भूमि कटाव की समस्या है मध्य भारत के पठार में। इस मिट्टी के कटाव के कारण मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखना, ये जलोढ़ मिट्टी के इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ये याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, यह प्रदेश के मध्य भारत के पठार उत्तर पश्चिम दिशा में फैली हुई मिट्टी है। ठीक है, इस मिट्टी का कटाव हो रहा है, इसलिए से मध्य भारत के पठार में भूमि कटाव की समस्या है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी का फैलाव मंदसौर, नीमच, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी जिलों में इसका फैलाव है जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन है टीकमगढ़, होशंगाबाद, ग्वालियर या जबलपुर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखना कि प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी होशंगाबाद जिले में स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये
एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद रखना कि मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी पचमढ़ी में स्थित है। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में सबसे ऊंची चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची मध्य प्रदेश की। ठीक है, आप लोग याद रखना मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो कि हमारी पचमढ़ी में स्थित है। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, आप लोग याद रखना 1350 मीटर है धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई, तो ये कि हमारे होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी हमारा एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, आप लोग याद रखना हिल स्टेशन है एकमात्र पचमढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पचमढ़ी हमारा एकमात्र हिल स्टेशन है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। पचमढ़ी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना पचमढ़ी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं पचमढ़ी को। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी में है। ये भी आप लोग याद रखना, जैव आरक्षित मंडल ये भी पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी होशंगाबाद जिले में स्थित है और होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर पचमढ़ी में स्थित है। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में, जो प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है, और जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं पचमढ़ी को। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है सागर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर। तो देखिए इसका सही आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय भोपाल में स्थित है। भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, भोपाल की बात करें तो भोपाल में वन प्रबंधन संस्थान देश एवं एशिया का पहला संस्थान है। भोपाल में वन प्रबंधन संस्थान देश एवं एशिया का पहला संस्थान है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, स्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में ही स्थित है। स्वान प्रशिक्षण केंद्र हमारे भोपाल में ही स्थित है। भदभदा। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, ये भी हमारे भोपाल में ही स्थित है। भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र भोपाल में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखना, भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र ये भी हमारे भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल जिले में ही स्थित है। देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद, आप लोग याद रखना, ताजुल मस्जिद ये सबसे बड़ी मस्जिद है देश की। ठीक है, सबसे बड़ी मस्जिद ये भी हमारी भोपाल में ही स्थित है। और सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी ये भी भोपाल जिले में स्थित है। ये छोटी मस्जिद है सबसे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। भोपाल जिले में ही हमारे विश्वविद्यालय हैं, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ये सब विद्यालय हमारे भोपाल जिले में ही स्थित हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ये याद रखना। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल जिले में स्थित है, 1987 में बना था, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भोपाल जिले के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इन्हें याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, 1987 में बना था। भोपाल में वन प्रबंधन संस्थान देश एवं एशिया का पहला संस्थान है। स्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है, बदबदा। भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र भोपाल में है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल जिले में स्थित है। देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद और देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल जिले में विश्वविद्यालय बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है मारिया जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति या गोंड जनजाति। तो देखिए इसका सही आंसर है गोंड जनजाति। कर्मा नृत्य गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देख दिए, कर्मा नृत्य गोंड जनजाति में किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, कर्मा नृत्य गोंड जनजाति में किया जाता है, प्रमुख नृत्य है। ठीक है, इनके प्रमुख देवता कौन से? गोंड जनजाति के प्रमुख देवता तो बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूला देव, खैर माता, ये इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। गोंड जनजाति में नाग और पीपल की पूजा करते हैं। नाग और पीपल की पूजा करते हैं गोंड जनजाति। ठीक है, आप लोग याद रखना। इस जनजाति में जो युवा ग्रह होते हैं उन्हें घोटुल नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, युवा ग्रह होते हैं उन्हें घोटुल नाम से जाना जाता है। घोटुल नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ये वाला फैक्ट आप लोग ये याद रखना। ये गोंड जनजाति के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोंड जनजाति में गांव की भूमि के देवता को ठाकुर देव कहते हैं। गांव की भूमि देवता को ठाकुर देव कहते हैं। बीमारियों से रक्षा करने के देवता को दूला देव कहते हैं। बीमारियों से रक्षा करने के देवता को दूला देव कहते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति में मामा एवं बुआ की लड़की से विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे दूध लौटावा पद्धति कहते हैं। दूध लौटावा। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, गोंड जनजाति में मामा एवं बुआ की लड़की से विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे दूध लौटावा पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। कर्मा नृत्य गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इनके प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूला देव, खैर माता। गोंड जनजाति में गांव की भूमि के देवता को ठाकुर देव कहते हैं और बीमारियों से रक्षा करने के लिए दूला देव कहते हैं। गोंड जनजाति नाग और पीपल की पूजा करते हैं। इस जनजाति में युवा ग्रह होते हैं जिन्हें घोटुल नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और गोंड में मामा एवं बुआ की लड़की से विवाह करने को श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे दूध लौटावा पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, कर्मा नृत्य गोंड जनजाति में किया जाता है। और गोंड जनजाति की उप जनजातियां देख लीजिए। उप जनजाति, गोंड जनजाति की उप जनजाति कौन सी है? तो प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, कमार, सोलहास, ये गोंड जनजाति की उपजनजाति हैं। प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, कर्मा, सोलहास। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। गोंड जनजाति की उपजनजातियां भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोग ये याद रखना, जिसमें से प्रधान और अगरिया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट
उप जनजातियां जो एग्जाम में पूछी गई हैं बहुत बार। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं सागर, भोपाल, मुरैना या दतिया। तो देखिए इसका सही आंसर है सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण सागर जिले में दिया जाता है। सागर जिले में दिया जाता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण सागर जिले में दिया जाता है। ठीक है, यही प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखना 1946 में स्थापना हुई थी इसकी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखना। 1986 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर जिले में स्थापना हुई थी, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर में है। जवाहरलाल पुलिस एकेडमी। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लैब सागर जिले में स्थित है। फॉरेंसिक साइंस लैब सागर जिले में स्थित है। ये वही फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखना। सागर में एरण सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। सागर में एरण सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरा देवी अभ्यारण्य इसी जिले में है। ठीक है, आप लोग याद रखना, नौरा देही अभ्यारण्य सागर जिले में है। ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही, जो कि सागर जिले में ही स्थित है। सागर जिले के वीना में वीना रिफाइनरी लगाई गई है, ये भी आप लोग याद रखना। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में स्थित है। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में ही स्थित है। ठीक है, राहतगढ़ का किला सागर जिले में है। राहतगढ़ का किला ये भी सागर जिले में ही स्थित है। वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यहीं पर है, ये भी आप लोग याद रखना। तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे सागर जिले के बारे में। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण सागर जिले में दिया जाता है। यहीं पर मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में स्थापित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर जिले में स्थित है। फॉरेंसिक साइंस लैब भी यहीं पर स्थित है। सागर के एरण में सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य इसी जिले में है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखना, नौरादेही अभ्यारण्य। वीना रिफाइनरी लगाई गई है यहीं पर सागर में ही। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में स्थित है। राहतगढ़ का किला भी सागर जिले में ही स्थित है। और वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी सागर जिले में ही स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग डेली स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास देखते रहिए। और डेली ये क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली ये क्लास मिलती रहेगी। जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको ये इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनको याद रखना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और फ्रेंड्स धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।